हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अशोक के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था बिंदुसार तक। बिंदुसार को आप बता सकते हैं कि बिंदुसार के बारे में क्या क्या जानकारी मैंने बताई थी। आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जिसने क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे की क्लास देख ही आगे की क्लास देखे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और अशोक से जो भी पॉइंट बनता है सभी पॉइंटों को हम निपटाएंगे। अगर आपको अगर क्लास पढ़नी है तो आप मेरे को ध्यान से देखें, सारी जानकारी समझ में आएगी। आइए पढ़ लेते हैं हम अशोक। अशोक के बारे में, अशोक का जो कार्यकाल है हमारा लगभग 269 से ये रहेगा हमारा 232 बीसी तक। और 232 बीसी तक ही शासन किया किसने? अशोक ने। 269 बीसी से और लगभग 232 बीसी तक ये जो हमारा शासन है ये किसका है? अशोक का। तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी समझ में आएगी। अशोक के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर अशोक ने शासन किया। किसकी मदद से हत्या की थी? तो जो चाणक्य का शिष्य हुआ करता था जिसे कहते हैं राधागुप्त की मदद से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और अपने सगे भाई जिसको नहीं मारा। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनने और आगे जाके इसने क्या किया? आगे जाके इनने कलिंग विजय की और इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो आइए बढ़ते हैं इन्हीं पॉइंट के बारे में, कैसे कैसे ये खतरनाक था और कैसे कैसे ये इसके अंदर एकदम बदलाव आ गए। तो आपको जानकारी पता होगी कि हमें जानकारी इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है शिलालेखों से। हमें शिलालेखों से जानकारी मिलती है और इन शिलालेखों को जो सबसे पहले पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, जेम्स प्रिंसेप। तो और ये कब की बात है? ये 1837 की बात है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके बाद बढ़ेंगे कि हमारे अशोक के बारे में जो जगह जगह जानकारी मिली है वो शिलालेखों से मिली है। और शिलालेखों में इसका नाम क्या बताया गया है? तो इसका नाम बताया है, इसका अन्य नाम करके लिख सकते हैं। इसका अन्य नाम बताया है अशोक वर्धन, या इसका अन्य नाम बताया है अशोक वर्धन। अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि इसके जो नाम है अशोक, ये हमें अशोक के बारे में, यानी हमारा जो अशोक नाम है ये हमारा कुछ अभिलेखों से जानकारी मिली, जैसे कि मोश की अभिलेख में, अभी मैं सारे अभिलेखों को बताऊंगा। मोश के अभिलेख में हमें इसके नाम के बारे में जानकारी मिलती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारा अशोक वर्धन नाम है ये हमारा गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा अभिलेख में जानकारी मिलती है। तो इन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। तो अशोक के शिलालेख में ये सबसे पहले जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जिसकी जो हमें शुरुआत मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है जब हमारा हुआ था एक आक्रमण, मैंने आपको लिखवाया था, जिसे कहते हैं ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण में शुरुआत हुई किसकी? इसी लिपि की। तो आइए हम शुरू कर देते हैं क्लास को। तो चलिए, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और एक बार शेयर करना ना भूले, जिससे कि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। आइए हम देख लेते हैं अशोक के जो शिलालेख थे ये कितने थे। हम पहले शिलालेखों को देखेंगे। अशोक के जो शिलालेख थे ये 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेख थे जिन्हें अभिलेख भी कहा जाता है। 14 अभिलेख थे और इन अभिलेखों को हम शिलालेख भी कहते हैं। जो शिलाओं पर लिखे जाते हैं, शिलाओं पर जो बात लिखी गई उन्हें शिलाओं में रखा गया और जो स्तंभों पर बात लिखी गई उन्हें स्तंभों में बांटा गया। यानी ये शिलालेख कितने हैं? तो ये शिलालेख हैं 14 और 7 क्या हैं? स्तंभ लेख। जो स्तंभों पर जानकारी लिखी गई है उसे स्तंभ लेख, और जो शिलालेखों पर लिखा गया है यानी शिलाओं पर लिखा गया है वो अभिलेख या शिलालेख। आइए इस पॉइंटों को हम समझते हैं, हम वन बाय वन। पहले हम देखेंगे जो हमारे अशोक के अभिलेख हैं, ये हमारे 14 अभिलेख हैं।
और इनमें से जो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले पॉइंट हैं हम सभी को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आप लिखना चालू कर दें। हम पहले लिखेंगे पहले अभिलेख। तो आप पहला अभिलेख लिखेंगे फर्स्ट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किस बारे में? तो फर्स्ट अभिलेख से जानकारी मिलती है, जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। जब इसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो किसे नहीं छोड़ा होगा? सबको ही लूटा होगा। तो ये और किससे प्यार किया करता था? लेकिन ये अपनी जनता से बहुत प्यार किया करता था। जहां का राजा था वहां से बहुत प्यार किया करता था। यानी इसने अपने पहले अभिलेख में बताया है कि सारी प्रजा मेरी जनता के समान है, ये इसी में ही लिखवाया है। और इसके बाद इसने इसी में लिखवाया कि पशु बलि पर प्रतिबंध, यानी पशुओं को नहीं मारा जाएगा। और ये जो शिलालेख लिखवाए ये कब लिखवाए थे? तो आप समझ सकते हैं जब ये चेंज हो चुका था, जब ही लिखवाए थे, क्योंकि ये बहुत बदल चुका था। आइए इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो पहले में लिखा हुआ है प्रजा, आप ऐसे लिखें मेरी प्रजा संतान के समान है। यानी मेरी प्रजा जो है संतान के समान है। इसके बाद पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर यानी इसने कहा था जब ये टूट गया था, जो हमारा जिसे कहते हैं 13वें शिलालेख में हमारी बात आएगी, जो हमारी आती है कलिंग विजय। यानी कलिंग में जब इनने मारकाट की और बहुत से सैनिकों को, लगभग 10,000 20,000 सैनिकों को इसने मारा था। और वहां से क्या हुआ? तो वहां से इसका मन बिल्कुल बदल गया और इन्होंने कहा कि पशु बलि पर प्रतिबंध, कोई भी आज से पशुओं को नहीं मारेगा। ये दोनों बातें कहाँ लिखी गई हैं? तो हमारे पहले अभिलेख में लिखी गई हैं, जो हमारा अशोक का पहला अभिलेख है। आइए इसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा अभिलेख। और दूसरा अभिलेख क्या आता है कि मानव चिकित्सा की व्यवस्था, मानव चिकित्सा की व्यवस्था, मानव चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यानी मानव चिकित्सा की व्यवस्था, अगर कोई भी मनुष्य को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में सारी जानकारी बताई जाएगी, कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे करना है, वो सारी जानकारी कहाँ है। तो अशोक के जो दूसरा अभिलेख है इसके बारे में बताया गया है, मानव चिकित्सा के बारे में सारी जानकारी इसके अंदर बताई गई थी। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम देखेंगे जो आता है हमारा पांचवा को हम देखेंगे। हमारे इंपोर्टेंट लिख लेते हैं हम। पांचवा आता है जो हमारा कहता है महामात्यों की नियुक्ति। महामात्यों की नियुक्ति से आप समझेंगे क्या? तो इसने, जैसे कि इसने सभी को मारा था, काटा था और सभी को बुरा समझता था, सभी को मारता था, इसीलिए इसने कुछ धर्म मात्यों की नियुक्ति करी। यानी धर्म का प्रचार करने के लिए इनने कुछ व्यक्ति नियुक्त करे कि आज से कोई भी मारकाट नहीं करेगा, आप जगह जगह जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करें। क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था उस टाइम पे, जब ये सुधर चुका था। मैं आपको अभी आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे सभी जानकारी समझ में आएगी। आज की क्लास हमारी अशोक की रहने वाली है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद सातवां। आप सातवें को लिखेंगे, सातवां हमारा आता है जिसे कहते हैं मानव मस्तिष्क पर बल। मानव मस्तिष्क पर बल दिया गया है इसके अंदर, तो इसके बारे में आप देखेंगे मानव मस्तिष्क पर बल, या इसमें आप लिख सकते हैं आत्मा पर नियंत्रण। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कैसा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अभिलेख। हमारा सबसे बड़ा अभिलेख जो माना जाता है अशोक का, वो सातवां शिलालेख है। इसके बारे में आपको ध्यान से बिल्कुल सही तरह से जानकारी प्राप्त करके चलना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहां पर लिया गया है? तो 11वां हमारा शिलालेख है इसका, विजयों का वर्णन, विजयों का वर्णन। लेकिन विजय का वर्णन तो हमारा इसके अंदर दिया गया है 11वें के अंदर,
लेकिन आपसे पूछा जाएगा जो कलिंग विजय है, कलिंग विजय में कौन से, यानी आपसे ये 2 पॉइंट बन गए हैं हमारी। एक तो विजय है यानी अशोक की विजयों का वर्णन, एक आता है कलिंग विजय का। कलिंग विजय का वर्णन जो है हमारा अलग अलग शिलालेख में लिखा गया है, क्योंकि इसने लाखों सैनिकों को मारा था और वहां पर अटैक किया था। तो आप इसे देख सकते हैं, कलिंग विजय, कलिंग विजय। और इसके बाद आता है हमारा 14वां शिलालेख, और 14वें में है जी धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। तो आइए ये 14वां अभी लिख लें आप, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा काय में दी गई है, तो ये इसी में दी गई है 14वें शिलालेख में। तो आइए इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हम देखेंगे हम, क्योंकि हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, 1 बाय 1 सभी को लिख के चलना है। आते हैं हमारे स्तंभ लेख, जो हमारे स्तंभों पर लिखे गए। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? 7 मैंने आपको अभी अभी लिखवाया। ये आप लिख सकते हैं कि बड़ा कौन सा था, बड़ा ये था, मैंने आपको अभी लिखवाया था, उधर जगह नहीं है, थोड़ी कम है, तो मैं इधर लिखवा देता हूं स्तंभ लेख। आइए 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं स्तंभ लेखों को। पहला आता है हमारा टोपरा, तो इधर लिख लें स्तंभ, और जो कितने थे? 7। पहला आता है हमारा टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख। और ये हमारे कहां मिला था? तो हरियाणा में मिला था। हरियाणा का एक जिला है, हरियाणा का एक जिला है अंबाला, अंबाला से ही प्राप्त हुआ था हमें, हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ। और इसे क्या किया? तो इसे फिरोज शाह ने, जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह ने इसे क्या किया? तो इसे ट्रांसफर कर दिया। कहां से? तो फिरोज शाह ने इसे ट्रांसफर कर पहुंचा दिया कहां? दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही पहुंचा दिया इसे। किसे? जो हमारा टोपरा स्तंभ लेख है। तो अब ये इस टाइम कहां है वर्तमान में? तो वर्तमान में दिल्ली में है, फिरोज शाह में। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा आता है मेरठ स्तंभ लेख। आइए इसे भी लिख लेते हैं, मेरठ स्तंभ लेख। और ये हमारा कहां से मिला है? तो इसे भी आप देखेंगे, ये हमारा मिला है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरठ। तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मेरठ उत्तर प्रदेश से ही मिला है हमारा, मेरठ यूपी से ही मिला है हमारा। और आपसे पूछा जाएगा ये इस टाइम कहां पर है? तो ये हमारा मिला तो यहां से था, लेकिन ये वर्तमान में, ये भी फिरोज शाह ने इसे चेंज कराकर इसे पहुंचा दिया। तो फिरोज शाह ने इसे कहां पहुंचा दिया? तो इसे भी दिल्ली पहुंचा दिया। जो हमारा फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का ये शासक हुआ करता था, इसे कहां पहुंचा दिया? तो इसे भी दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट शिलालेख आता है हमारा, जिसे कहते हैं सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख, ये भी आपको पता होगा कि ये कहां पर है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसे कहां पर है? आइए इसे देख लेते हैं हम। तीसरा आता है सारनाथ, सारनाथ। और सारनाथ ये आपसे पूछा जाएगा ये कहां है? तो ये भी यूपी में है, यूपी के सारनाथ के अंदर है। कौन सा? यूपी के सारनाथ के अंदर। और ये कहां पर है जगह? तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये है वाराणसी के अंदर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पूछा जाएगा यहां से हमें क्या मिला है? तो यहां से मिला है हमारा अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है? तो अशोक चिन्ह, जो हमारा लिया गया है सारनाथ स्तंभ लेख से, जो हमारा किसका था? जो अशोक का था। ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप हमारा है, जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो इस टाइम नष्ट हो चुका है, उसकी कंडीशन खराब है इस टाइम। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप या सांची का स्तंभ लेख, इसे आप नोट करेंगे। ये इस टाइम कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और ये क्या हो चुका है? ये नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है।
तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। आप इन्हें लिखते चले, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी बड़ी आसानी से। इसके बाद हमारा आता है पांचवा, जिसे कहते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख। पांचवा है इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख। और ये हमारा कहां पर है, तो इसे आप समझ सकते हैं ये कहां पर होगा। तो इलाहाबाद के अंदर एक जिला है जिसे कहते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी में ही, कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। और ये कहां पर है, तो आप इसे देख सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इलाहाबाद स्तंभ लेख इसका नाम किसने रखा था, तो अकबर ने। और ये कहां से मिला था हमें, तो एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, यहां से मिला था। लेकिन अकबर ने क्या किया, इसका अकबर ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया और अकबर ने इसे पहुंचा दिया कहां पर, तो इसे पहुंचा दिया इलाहाबाद के अंदर। तो ये हमारा ये पॉइंट है। इसके बाद आता है छठा, और छठा हमारा कौन सा आता है, तो छठा आता है जिसे कहते हैं, आइए छठा लिखते हैं लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख। और ये स्तंभ लेख ये हमारा कहां से मिला हुआ है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। ये हमारा एक जिला है जिसे कहते हैं बिहार, बिहार के अंदर से ही मिला हुआ है। बिहार का एक राज्य जिला है जिसे कहते हैं बिहार। बिहार का एक शहर है जिसे कहते हैं चंपारण। चंपारण में आपको पता ही होगा चंपारण किससे संबंधित है, तो यहां ही हुआ था हमारा पहला, जिसे कहते हैं पहला, क्या कहते हैं, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण के अंदर। आप इसे जानते हैं, तो चंपारण के अंदर ही है, चंपारण बिहार के अंदर है हमारा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। मैं देख लेता हूँ एक बार, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो नीचे भी हम लिख देते हैं। आइए ये हमारा सातवां यहां पर हो जाएगा। और सातवां हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसे कहते हैं राम, आइए इसे देख लेते हैं। सातवां आता है रामपूर्व। और रामपूर्व स्तंभ लेख ये हमारा कहां से मिला है, तो ये भी हमारा बिहार के अंदर है, बिहार से ही मिला है। और ये वर्तमान में अगर पूछा जाए ये हमें मिला तो कहां से था, चंपारण से, लेकिन इसे कहां पर ले गए, तो वर्तमान में ये हमारा है, वर्तमान में है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अंदर है वर्तमान में। तो ये इस पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। ये हमारे जो है कुछ इंपोर्टेंट हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं अशोक के अभिलेख या शिलालेख। जो हमारे कितने थे, ये अगर संख्या पूछे जाए तो ये 14 थे, लेकिन ये इंपोर्टेंट हो चुके हैं। वो इंपोर्टेंट है कितने, तो इंपोर्टेंट है हमारे ये कुछ, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अन्यथा आप ऐसे देख लें। वैसे ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप एक बार नोट करके रखें जिससे कि आपको एग्जाम टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अशोक का विवाह किससे हुआ था, तो आप जानते हैं अशोक का विवाह किससे हुआ था, ये मैंने लिखवा चुका हूं, उधर के आप नोट कर लें। इधर मैं एक बार आपको आगे ही जानकारी बताता हूं। तो अशोक की पत्नी का नाम था संघमित्रा और इसके 2 पुत्र हुआ, एक पुत्री और एक पुत्र था जिसे कहते हैं संघमित्रा, और एक महेंद्र पुत्र था, महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। इन्हें ही जैन जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इसी ने श्रीलंका भेजा था, जो हम बात करेंगे। आइए इससे अगर पूछा जाए इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो इसकी पत्नी थी संघमित्रा। इसकी पत्नी का नाम क्या था, संघमित्रा। आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारा इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सॉरी पत्नी नहीं है, ये पुत्री है संघमित्रा। पत्नी अगर पूछा जाए इसकी पत्नी कौन थी, तो इसकी पत्नी थी महादेवी। महादेवी जो उज्जैन की राजकुमारी थी। उज्जैन की राजकुमारी थी संघमित्रा, महादेवी। और इन्हीं का एक पुत्र हुआ जिन्हें कहते हैं महेंद्र, और इन्हीं की एक पुत्री थी जिसे कहा गया
पुत्री जिसे कहा गया संघमित्रा, जो मैं आपको अभी अभी बता रहा था, वो पुत्री थी ना कि पत्नी। इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों हैं, इन्हें जब ये सुधर जाता है तो इसने श्रीलंका में भेजा था, श्रीलंका भेजा। और किस काम से? तो श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को ही भेजा था। आप इसे एक बार इसे नोट करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पहला विवाह, आपसे ये कैसा था, ये पहला विवाह था, और आपसे पूछा जाएगा दूसरा विवाह इसका किससे हुआ था। तो दूसरा विवाह एक जिसे कहते हैं कोरवाकी, या इसी का नाम कहीं कहीं देखने को मिलेगा कोरुवाकी। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों मैंने लिखवा दिए हैं। ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी का ही पुत्र हुआ जिसे कहते हैं कुणाल, और कुणाल का ही पुत्र था जिसे कहते हैं दशरथ। तो आप इनका पॉइंट का ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलिंग की राजकुमारी थी। आप समझ गए होंगे आप क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, कलिंग की राजकुमारी। और कलिंग विजय के पश्चात ही कलिंग की राजकुमारी, यानी कलिंग की राजकुमारी से ही विवाह कर लिया था किसने? दूसरा विवाह किया। तो आइए जिन पॉइंटों को हमने नोट कर लिया है इसके विवाह के बारे में, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो कलिंग है, तो कलिंग पर आपको पूछा जाएगा कि कलिंग का आक्रमण कब हुआ था। तो कलिंग पर आक्रमण किसने? तो अशोक ने 261 के अंदर, 261 में क्या किया? तो कलिंग पर आक्रमण। और कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? तो कलिंग उस टाइम पे, कलिंग जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? हाथी का पर्यायवाची होता है कलिंग। आप इसे जानते होंगे, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने आपको बता दिया है। कलिंग का पर्यायवाची होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची होता है कलिंग। इसीलिए वहां पर ऐसा माना है इतिहासकारों ने कि वहां पर हाथी ज्यादा हुआ करते थे। इसी कारण अशोक ने सोचा कि वहां पर आके अटैक किया जाए और वहां से सारी दौलत, सारे हाथी इकट्ठा किए जाएं, क्योंकि इस टाइम माना जाता था कि जिसके पास जितने हाथी होंगे वह इतना शक्तिशाली होगा। ये आपके बीच मैंने आपको बता भी चुका हूं, आप समझ लें कि जिसके पास जितने ज्यादा हाथी होते थे उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली समझा जाता था। जैसे कि आज की तारीख में जो दौर चल रहा है वो घोड़ों का चल रहा है, आज की तारीख में जो दौर चल रहा है वो घोड़ों को भी पार कर चुका है, और कारों का दौर चल रहा है, पैसे का दौर चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं थी, पहले जिसके पास ज्यादा हाथी हुआ करते थे वह सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। तो आप इन्हें देखेंगे और यहाँ पर आक्रमण करा था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इस आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो हमारा एक अभिलेख है जिसे कहते हैं हाथी गुप्पा अभिलेख। हाथी गुप्पा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और हाथी गुप्पा अभिलेख में पहले आप लिख लें हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहां पर आक्रमण किया था। और इस टाइम में जो कलिंग का जो शासक था, कलिंग का शासक कौन था? तो इस समय जो कलिंग का शासक था उसे कहते थे नंदराज। कलिंग का शासक था नंदराज, जो ऋषि की पुत्री हुआ करती थी कोरुबाकी। और कोरुबाकी जब इसने नंदराज पर विजय प्राप्त कर ली और सबको मार गिराया, तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसने कोरुबाकी से विवाह कर लिया और इसी का पुत्र हुआ, इसी कोरुबाकू का पुत्र हुआ जिसे कहते हैं, इसी कोरुबाकू का पुत्र हुआ कुणाल। और इसी कुणाल का पुत्र हुआ जिसे कहते हैं दशरथ। अब आप समझ गए होंगे ये कहां से कहां को बात चल गई है, तो आप इसे समझ सकते हैं ये हमारी कहां से और कहां बात पहुंच चुकी है। ये महाभारत की ओर बात पहुंच चुकी है, तो आप इस पॉइंट को समझ लेंगे ध्यान से। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अगर आपसे एक जानकारी और पूछी जाए कि ये हाथी गुप्पा जो अभिलेख है ये हमें यहां से जानकारी मिली है, लेकिन अगर पूछा जाएगा इस हाथी गुप्पा अभिलेख को लिखा किसने था, तो हाथी गुप्पा अभिलेख को एक व्यक्ति थे जिन्हें कहते हैं हम
आइए देख लेते हैं। तो हाथी गुप्पा अभिलेख को किसने लिखा था? तो एक व्यक्ति जिसे कहते हैं खारवेल। और ये खारवेल कौन था? तो एक इस टाइम चला करता था चेदी वंश, और चेदी वंश का ये शासक कौन था? तो चेदी वंश का शासक हुआ करता था खारवेल, और इसी ने इस अभिलेख को लिखा और इसने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कलिंग के अंदर ये हुआ था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट की थी किसने? अशोक ने, जिससे कि सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया कि इसके बाद अशोक बिल्कुल ही चेंज हो चुका था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए, और उसने क्या किया? उसने सारी चीज़ों को छोड़ दिया इसके बाद, और वो अपने आप को एक बुरा मानने लगा, अपने आप को एक बहुत बुरा व्यक्ति मानने लगा। उसने सोचा कि मैंने ये सही नहीं किया है और मैंने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है, उनका कोई कसूर भी नहीं था। फिर क्या हुआ? तो फिर ये मिले एक व्यक्ति से, यानी अशोक जो है वो एक व्यक्ति से मिला जिसे कहते हैं हम उपगुप्त से इनने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की किसने? अशोक ने। और इसने क्या किया? आइए इसके बाद बढ़ेंगे। मैंने आपको जैसे अभी अभी समझाया कि इसके बाद क्या हुआ, तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इसके अगर गुरु पूछे जाएं तो गुरु आपसे पूछा जाएगा कौन थे? उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे? तो इन्हीं से क्या किया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी उपगुप्त से, और इनका जो शिक्षा जो ग्रहण की थी वो इससे की थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इनका धर्मचक्र परिवर्तन किसने करवाया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन यानी इनका जो हमारे जो जिस धर्म को ये मानते थे उस धर्म से उस धर्म के अंदर ट्रांसफर किसने किया? तो ये किसने किया था? तो एक व्यक्ति था जिसे कहते हैं मोगलीपुत्तिस। अब आप समझ गए होंगे ये मोगलीपुत्तिस कौन है? ये वही है जिसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे इसका। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और जब इसने ये बौद्ध धर्म के अंदर ट्रांसफर हो गया तो इसने क्या किया? जब इसका शासन का कौन सा वर्ष था? तो इसके शासन का 10वां वर्ष था। उसी 10वें वर्ष में इसने क्या किया? तो इसने यात्रा की बोध गया की, जो हमारा गौतम बुद्ध है उससे संबंधित है बोध गया, जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। मैंने आपको बताया था, नहीं देखी है क्लास तो आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी बड़ी बारीकी से बताई गई है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी के अंदर यात्रा की और वहां पर लुम्बिनी को कर मुक्त कराया। तो इन पॉइंटों को लिख सकते हैं कि 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष क्या हुआ? तो बोध गया की यात्रा। बोध गया की यात्रा। और इसने अपने शासन के 20वें वर्ष क्या किया था? तो 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी, यहां हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, और यहां हुआ था, क्या हुआ था? यहां हुआ था जन्म। तो और लुम्बिनी में इसने क्या किया? तो लुम्बिनी को कर मुक्त किया। और ये हमें कर मुक्त करने की ये इतनी सारी जानकारी हमें कहां से मिली है? तो एक अभिलेख है जिसे कहते हैं रुम्बनदेही अभिलेख, और रुम्बनदेही अभिलेख से ही जानकारी मिलती है हमें किसके बारे में? कि लुम्बिनी को कर मुक्त करा था। रुम्बनदेही अभिलेख। रुम्बनदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद अगली जानकारी आपसे पूछी जाएगी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति थी उसका आयोजन किसने कराया था? तो अशोक ने। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके अध्यक्ष कौन हुए थे? मोगलीपुत्तिस। तो उनके बारे में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 257 में 257 बीसी में क्या होता है? तो 257 बीसी में थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन कराया था किसने? अशोक ने। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे बौद्ध संगति क्यों कराई थी, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और यह बौद्ध धर्म के बारे में भी सारी जानकारी कर रहा था। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का आयोजन कराया था किसने?
किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। लेकिन आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वही जिसने धर्म चक्र प्रवर्तन कराया था, यानी धर्म को चेंज कराया था। किसने? मोगलीपुत्तिस ने। तो ये हमारा कुछ पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आगे बात चलती है और आगे आगे बात चलती है और यहां से पूछे जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्हें आप चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि जो एक शहर है जिसे कहते हैं श्रीनगर, श्रीनगर को बसाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो श्रीनगर को बसाने वाला प्रथम शासक भी कौन था? तो यही था जिसे कहते हैं अशोक। तो लिख सकते हैं श्रीनगर और इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास ये इतनी सारी बात जानकारी हमारे सामने आती है, तो इसी इतिहासकारों ने जब ये इतने काल को पढ़ा तो इसी काल को क्या किया गया? तो इसी काल को इतिहासकारों ने बताया कि ये हमारे भारत में भारतीय इतिहास का, यानी भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था? तो भारतीय इतिहास का प्रथम शासक ही किसे माना गया है? तो आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था? तो इसे ही कहा गया है, इसे अशोक को। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये हमारा अशोक था जो हमने आज की क्लास में निपटा दिया है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगर कोई डाउट बनता है तो नीचे आप कमेंट कर देना, आपको सारी जानकारी बड़ी बारीकी से बताई जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी सारी जानकारी बड़े अच्छे से बताई है। इसके बाद पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे जो हमारे पास अगले वंशों का उदय हुआ और जो हमारे पास आक्रमण हुए, जैसे कि हमारे आक्रमण किया, जैसे कि शुंगों ने आक्रमण किया, उसके बाद कण्वों ने आक्रमण किया, इसके बाद हमारे जो 7 बहन थे ये आए और पहला आए। इन्हीं सबों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए साथियों, मौर्योत्तर काल के अंदर हम पढ़ेंगे कल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।